प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है। अब टीवी और रेडियो पर घंटों बोलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी और जिसमें उन्होंने बीते एक साल के अंदर सरकार की क्या उपलब्धियां रही, कौन सी चुनौतियां आई हैं, इसका जिक्र किया है। दोस्तों, अब सरकारों का तो काम है कि वह अपना पीठ थपथपाती है, वैसा ही इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा गया है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से ही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से काम किया है और किस तरह से पूरा देश एक साथ खड़ा है। अब दोस्तों, देश तो सरकार के साथ खड़ा है, पर क्या सरकार देश के साथ खड़ी है? और बड़ा सवाल इसलिए कि जब मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर जश्न मना रही है, तो मैं आपको ऐसे वक्त में बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी 5 प्रमुख घटनाएं हैं जिस पर मोदी सरकार चाहकर भी अपनी नाकामी नहीं छिपा सकेगी। जैसे कि CAA को लेकर हुए दंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया और इस बिल के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे ऐसे अल्पसंख्यक जिनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ हो, धर्म के आधार पर उन पर अत्याचार हुआ हो, उन्हें देश में नागरिकता देने की बात कही गई है। लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था। और इसके बाद अमित शाह यह ऐलान करते हैं कि NRC लाएंगे और देश में जो अवैध रूप से रह रहे जो नागरिक हैं उन्हें बाहर कर देंगे। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ पहले ही लोगों में गुस्सा था और न सिर्फ लोग बल्कि कई संगठन और लगभग हर धर्म के जो लोग हैं वह इस बिल को संविधान के खिलाफ मान रहे थे, संविधान की मूल भावना के खिलाफ इस बिल को बता रहे थे। लेकिन NRC वाली बात सुनकर दिल्ली सहित देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई और हिंसा हो गई। हालांकि बाद में सरकार ने यह भी सफाई दी कि इसकी वजह से किसी की भी नागरिकता खतरे में नहीं है, लेकिन तब तक बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका था। और दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना की, महाराष्ट्र में रात का सियासी खेल। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों की गठबंधन ने मिलकर बहुमत भी पा लिया था। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी और शिवसेना में जो झगड़ा है वह शुरू हो गया। शिवसेना ने यह डिसाइड किया कि वह कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और शपथ ग्रहण लेगी। जिस दिन शपथ ग्रहण होना था, ठीक उससे पहले वाली रात में ही महाराष्ट्र में देखिए सब सियासी खेल हो जाता है। NCP नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं और सुबह 7 बजे ही, यानी कि देश में जब बहुत सारे लोगों की नींद ही नहीं खुली रहती है, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ मुंबई के राजभवन में जाकर ले लेते हैं। अजीत पवार यह दावा करते हैं कि उनके पास कई विधायकों का समर्थन है और फिर होता क्या है कि ये जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और फिर फ्लोर टेस्ट का जो फैसला है वह सुनाया जाता है। लेकिन ठीक इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए वह देवेंद्र फडणवीस से कहती है कि जाकर वह इस्तीफा दे दें और अजीत पवार का भी जो दावा था वह हवाई साबित हो गया। इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की काफ़ी निंदा हुई, काफ़ी आलोचना हुई और न सिर्फ बीजेपी की हुई बल्कि राजभवन और केंद्र सरकार पर भी जमकर सवाल उठाए गए। और अब बात करेंगे तीसरी घटना की, विपक्ष को नहीं दी जाती है तवज्जो। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रचंड बहुमत के साथ आई है और राज्यसभा में भी उसके पास खूब समर्थन है। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता क्या है कि विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है और सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले विपक्ष के नेताओं से भी सलाह मशवरा करें। जैसा कि बीजेपी के नेतृत्व की सरकार में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री किया करते थे, लेकिन मोदी सरकार की कार्यशैली में विपक्ष को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। और यह आरोप अक्सर कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के दूसरे नेता लगाते हैं कि कई बड़े फैसले लेने में मोदी सरकार उनसे सलाह मशवरा नहीं करती है। अरे दोस्तों, विपक्ष को तो छोड़िए, बीजेपी के कई नेता, कई सांसद खुद कहते हैं कि पता नहीं रात को 8 बजे मोदी जी टीवी पर कौन सा फैसला ले लें, उन्हें खुद नहीं पता होता है। और हाल ही में लॉकडाउन को लेकर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी घटना की। इस देश का बेरोजगार प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहा है कि कब दोगे नौकरी। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान देश में बेरोजगारी की जो दर है वह बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अब हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलने से रही, फिर भी सरकार यह दावा कर रही है कि लोगों को नौकरी देने के लिए वे बहुत कुछ कर रहे हैं। हालांकि असंगठित क्षेत्र का डाटा नहीं होने से इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार मिला, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए
मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे जो कार्यक्रम चलाए गए थे वे सब कुछ हवा में उड़ चुके हैं, जमीनी स्तर पर फेल हो चुके हैं। और यह तो स्पष्ट है कि जैसा मोदी सरकार इन योजनाओं को लेकर ढोल पीट रही थी, ये योजनाएं रोजगार देने में सक्षम साबित नहीं हुई हैं। और दूसरी ओर हो क्या रहा है कि सरकारी नौकरियों में भी जो जॉब्स हैं अब वह कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद एक बड़ी संख्या में जो बेरोजगार के जो आंकड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, वह सामने आने वाले हैं। और तब देखना यह होगा कि सरकार ऐसे लोगों को नौकरी देने के लिए क्या करती है। और अब बात करते हैं पांचवें और सबसे ज्वलंत मुद्दे की, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के बारे में। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीते 25 मार्च से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया और अब अनलॉक 1 जारी हो चुका है। इसकी वजह से उद्योग धंधे बंद पड़ गए और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों को होने वाली समस्याओं का आकलन सरकार ठीक से नहीं कर पाई और न ही उनके लिए कोई ठोस उपाय कर पाई। नतीजा यह हुआ कि जब मजदूर हजारों किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पैदल तय करके ही अपने घरों को जाने लगे तो जो स्थिति है वह बेकाबू हो गई, दुखदाई हो गई। सरकार पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला दी, लेकिन उन ट्रेनों की क्या हालत है यह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन से पहले अगर सरकार ने कोई ठोस रणनीति अपनाई होती तो प्रवासी मजदूरों को इतनी दिक्कत न उठानी पड़ती। लेकिन बीजेपी को गरीबों और मजदूरों की तकलीफें दिख कहाँ रही हैं। इन्हें तो सिर्फ बसों पर राजनीति ही करनी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।